Hello friends, welcome to Civil Staff Himachal YouTube channel. Friends, my name is Avinash Agarwal and in this video I'll discuss with you current affairs for 1st May 2024. So जो first topic हम आपके साथ discuss करेंगे that is about India-Australia relationships. So बात ऐसी है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ऊपर एक प्रकार का इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया हैज़ बीन ऑपरेटिंग अ नेस्ट ऑफ स्पाइस इन ऑस्ट्रेलिया और वो नेस्ट ऑफ स्पाइस जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े गए हैं अलेजेडली, जिनकी वजह से जो है उनको ऑस्ट्रेलिया से जो है एक्सपेल कर दिया गया है, राइट। सो बेसिकली अमेरिका की तरफ से भी इंडिया के ऊपर काफ़ी दबाव है कि इंडियन जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के जो चीफ है, उन्होंने यूएस के एक नेशनल के असैसिनेशन का प्लान ऑफ एक्शन बनाया था। तो ऑस्ट्रेलिया यूएस की तरफ से भी वो प्रेशर आने लग रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये प्रेशर आने लग रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही डिस्कस करा गया है, राइट। सो द आइडिया इज दैट ये नेस्ट ऑफ स्पाइस वाली बात मैंने आपको बता दी है। वॉशिंगटन पोस्ट यूएस के अंदर एलिगेशन आया था कि रॉ चीफ सामंत गोयल, इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, सैंक्शन करा था फॉर द असैसिनेशन ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू। और उसी आर्टिकल के अंदर ये भी बात बताई गई थी कि शायद जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल साहब है, उनको जो है इस असैसिनेशन प्लान ऑफ एक्शन की जानकारी थी। ये एलिगेशन जो है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर लगाया गया है एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इस एलिगेशन को जो है सरे से खारिज कर दिया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक्शन लिया है। उनका एलिगेशन ये है कि कुछ इंडियन स्पाइस जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेट्स, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सीक्रेट्स, ट्रेड रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स को जो है कॉम्प्रोमाइज करा है, राइट। और उसके अलावा ये भी एलिगेशन आया है कि रॉ ऑपरेटिव्स जो है वो इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में रहने लग रहे हैं उनको काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, राइट। और ये प्रकार से सारे एलिगेशंस लगे हैं। इंडिया ने कहा है कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद है। खासकर जो यूएस का वॉशिंगटन पोस्ट का एलिगेशन है उसके अंदर इंडिया ने कहा है कि ऑलरेडी एक हाई लेवल प्रोब चालू है टू टेक केयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न्स रिगार्डिंग इंडियन एक्टिविटीज ऑन द यूएस सॉइल। तो ये प्रकार के वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स जो है बेबुनियाद प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं एंड हमने इन प्रकार के आर्टिकल्स की कड़ी निंदा करी है दोस्तों, राइट। इसी के ऊपर जो है और फर्दर डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। रिसेंटली व्हाट हैड हैपेंड इज, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे सके। रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज कि जो कनाडा के अंदर खालिस्तान डे के सेलिब्रेशंस हुए थे, उसके अंदर जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्टिसिपेट करा था और उनके मौजूदगी के अंदर जो है प्रो खालिस्तान प्रकार के भाषण और प्रो खालिस्तान प्रकार के स्लोगन्स वहां पर सुनाई देने को मिले थे। तो ये आपत्तिजनक है हमारे लिए, प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। सो हमने जो कनेडियन हाई कमिश्नर है, जो कनेडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया है, उनको हमने जो है हाजिर होने को कहा था और उनसे हमने फिर ये सवाल पूछे कि ये सब आपके देश के अंदर क्या होने लग रहा है, राइट। सो बेसिकली जब आप देखते हैं कि ये प्रकार की खालिस्तानी एक्टिविटीज कनेडियन सॉइल के ऊपर होती है, तो उससे जो इंडिया का कंसर्न है, जो इंडिया का क्लेम है कि आप अपने लैंड को यूज करने दे रहे हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, सो हमारे क्लेम को जो है सब्सटेंस मिलता है, हमारे क्लेम की जो है वेरासिटी के ऊपर कोई डाउट कर नहीं सकता है। और साथ साथ में जो कनाडा के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है वो एक अलग प्रॉब्लम है दोस्तों, राइट। सो आपको बताना चाहूंगा हाल फिलहाल के अंदर इंडिया कनाडा रिलेशनशिप्स उतने स्ट्रांग नहीं है। जब से कनाडा ने इंडिया को ब्लेम करा है कि हरदीप सिंह निज्जर का जो असैसिनेशन हुआ था, जो किलिंग हुई थी, उसके अंदर इंडिया का हाथ है, इंडिया की एनआईए का हाथ है या इंडिया की एजेंसीज का हाथ है, तब से जो है हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ काफी नाजुक हैं दोस्तों, काफी खराब रिलेशनशिप हमारे जो है चलने लग रहे हैं, राइट। कोर इशू आज भी यही है। कोर इशू ये है कि फ्रीडम के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को जो है कनेडियन सॉइल के ऊपर जगह मिलती है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होने लग रही है, चाहे कनाडा के अंदर हो, चाहे यूएस के अंदर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर एक तो जांच जारी है और दूसरा कई सारी एक्टिविटीज जो है जबरदस्ती का एक दबाव पैदा करने की एक्टिविटीज है, राइट। So the point that we are reiterating to every country, to every ally is that कि you cannot allow your land to be used for anti-India activities। ये हमारा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है और ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हमने इस केस में भी दिया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है, जो कि इंडिया के अंदर कोविशील्ड नाम से जो है एडमिनिस्टर करी गई थी, इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर ने एडमिट करा है कि देयर आर सम रेयर साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस वैक्सीन
एंड नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एस्ट्राजेनिका एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है, राइट, उन्होंने एडमिट करा है कि जो उनकी कोविड-19 वैक्सीन है वो रेयर डिजीजेस जो है, रेयर इश्यूज क्रिएट कर सकती है, सच एज थ्रोम्बोसिस। जो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अब पॉसिबिलिटी है कि एस्ट्राजेनेका के ऊपर जो है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, खासकर यूके के अंदर एज ऑफ नाउ ये सब बातें चल रही है। यूके के अंदर जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, कि इनके अगेंस्ट जो है काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी जो है इनके ऊपर लगाई जा सकती है, राइट। सो द बेसिक आइडिया इज दैट आपने शायद ये चीज न्यूज़पेपर्स के अंदर या अपने खुद के फैमिली फ्रेंड सर्कल में बात सुनी होगी कि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगा कर आए हैं कोई, और उसके बाद उस व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक आ गया या उसका हार्ट फेलियर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की स्टोरी शायद आप लोग ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कभी ना कभी से सुनी होगी। नहीं सुनी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही चीज की बात यहाँ पर हो रही है कि एक रेयर साइड इफेक्ट है कोविशील्ड का या इस वैक्सीन का कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, प्लेटलेट काउंट जो है आपका लो हो जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को टीटीएस कहते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, टीटीएस दोस्तों, राइट। तो इस टीटीएस की वजह से जो है कई लोगों की कई देशों के अंदर जाने चली गई। अब यही सारा मैटर इंडिया के अंदर भी आया था दोस्तों। इंडिया के अंदर ये मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट बना कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी 175 करोड़ डोजेस दी गई है। अब जब इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये सारी बातें आई, राइट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो नंबर ऑफ केसेस इस प्रकार के सामने आ रहे हैं, इस प्रकार की परेशानी के, वो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। और अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दिस वैक्सीन देखेंगे फॉर द लार्जर पॉपुलेशन, फॉर द लार्जर सोसाइटी, तो क्लियरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये बोलता है कि वैक्सीन को जो है लगाया जाना चाहिए। तो एक टर्म है यहाँ पर AEFI, दैट इज एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन मैंने वैक्सीन लगाई, उसके बाद मेरे साथ एक एडवर्स इवेंट हुआ, यानी कि एक नेगेटिव हेल्थ आउटकम निकल कर आया। तो जब उसकी जांच इंडिया के अंदर करी गई तो इंडिया के अंदर भी टीटीएस के 36 केसेस पाए गए दोस्तों, राइट। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो चीज है इसको कोई भी छुपाने की कोशिश डेलिबरेटली कर नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल कोविशील्ड का भी जो वैक्सीन का डब्बा अगर आप उठाकर देखेंगे तो उस डब्बे के अंदर एक इंसर्ट रहता है और उस इंसर्ट के ऊपर साफ तरीके से लिखा गया था कि कुछ रेयर कंडीशंस हो सकती है, उसके चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकती है। WHO ने भी इसी चीज के बारे में बात करी है दोस्तों। WHO का ये मानना है कि जो ये टीटीएस के केसेस है that is 0.5 to 6.8 cases per 1 lakh doses administered। तो ये 0.5 to 6.8 इतना बड़ा रेंज इसीलिए है क्योंकि ये जो टीटीएस के जो सिंड्रोम्स है या टीटीएस का जो पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टीटीएस हो जाए, एशियन कंट्री के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि टीटीएस हो जाए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो यंगर फीमेल्स है लेस देन 60 इयर्स ओल्ड वाली इंडिया के अंदर, उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर टीटीएस हो जाए एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो बेसिक बात यह है कि इसका कोई भी एक सिंगल मेजर हम बना नहीं सकते हैं। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की स्टडी आई थी, उसमें भी यही चीज को जो है एस्टैब्लिश करा गया है कि जो हाईएस्ट केसेस है वो नॉर्डिक कंट्रीज के हैं और जो लोएस्ट केसेस है वो एशियन कंट्रीज के हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि आज भी अगर आप मेडिकल व्यू देखेंगे तो मेडिकल व्यू यही है कि जो बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन था दैट वाज मच ग्रेटर देन एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट अगर आप देखें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। एंड ऑफ कोर्स जो लोगों की जाने गई हैं वो तो गई हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली वेरी सैड एंड ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी बैड आउटकम फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड। बट अगर आप एक मैक्रो पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर देखते हैं तो शायद देयर वाज नथिंग डिफरेंट दैट कुड हैव बीन डन। एंड अभी जब डॉक्टरों को पूछा गया कि क्या हमारे को ये वैक्सीनेशन वापस से लेने की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने एज ऑफ नाउ ये कहा है कि जो इंडिया के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हम हैं, हमारे अंदर जो एंटीबॉडी का स्तर है दैट इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोविड-19 काइंड ऑफ वायरस। वो वायरस अभी भी स्प्रेड हो रहा है, अभी भी फैल रहा है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैक्सीन इंटरवेंशन एज ऑफ नाउ दोस्तों। तो जो अगला आर्टिकल है वो भी कुछ इसी प्रकार की बातें कह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूके के अंदर ये मामला चलने लग रहा है। कुल मिला के 51 केसेस जो है एस्ट्राजेनिका के अगेंस्ट जो है फाइल कर दिए गए हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100 मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ डैमेजेस जो है एस्ट्राजेनिका को चुकाना पड़ेगा उन पेशेंट्स को, उन परिवारों को जिनको जो है एडवर्स इवेंट्स फेस करने पड़े थे। अब आप अगर सोच रहे हैं कि क्या जो इंडियन पेशेंट्स थे या इंडियन फैमिलीज जो थी जिनका रेयर ये प्रकार का प्रॉब्लम फेस करने को मिला, क्या उन्हें भी जो है पैसा मिलेगा? तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें पैसा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा देश, हमारा कानून, हमारी न्यायपालिका अलग है, एस्ट्राजेनिका कंपनी अलग है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अलग है। हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन थी
राइट, जो कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के ऊपर ही बेस्ड थी, बट हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई थी, और इंडिया के अंदर ये सारी चीजों के क्लेम्स फाइल करने के और डैमेजेस वसूलने के प्रोसेसेस जो है वो केवल वो नहीं करे जा सकते हैं, राइट। इंडियन गवर्नमेंट ने मई 2021 के अंदर कहा था दोस्तों, राइट, कि जो इंसिडेंस ऑफ टीडीएस लाइक इवेंट्स है वो 0.61 केसेस पर मिलियन डोजेज है दोस्तों, यानी कि बहुत कम है, आप समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर डेवलपमेंट अराउंड एस्ट्राजेनिका एंड टीटीएस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप देख लीजिएगा कि दिनेश के त्रिपाठी जो है उनको नेवी चीफ बना दिया गया है। फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा डिस्कशन था थोड़े दिनों पहले एल नीनो और एंटी साइक्लोन सिस्टम्स के बारे में, तो यही प्रकार का डिस्कशन एक और न्यूज़पेपर के एक और बहुत ही इलेबोरेट आर्टिकल के अंदर आया, जिसको मैं तेजी से आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक बार रिवाइज भी हो जाए और सारी चीजें आपको अच्छे से याद रह जाए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इतनी ज्यादा बात इस टॉपिक की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अप्रैल के अंदर फॉर 26 डेज दोस्तों हमारे को इंडिया के किसी ना किसी पार्ट के अंदर, छोटे या बड़े पार्ट के अंदर जो है हीट वेव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं हमारे को हीट वेव इंडिया के अंदर देखने को मिला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सदर्न पेनिनसुला, साउथ ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो है हमारे को हीट वेव काफी अच्छा देखने को मिला है, राइट। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड CHZ, दैट इज कोर हीट वेव जोन दोस्तों। तो ये कोर हीट वेव जोन इंडिया के अंदर कौन सा है, वो है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला दोस्तों। अब अगर आप ये चीज को देखेंगे तो कोर हीट जोन के अंदर मैंने कहीं पर भी जो है सदर्न पेनिनसुला या साउथ ईस्टर्न कोस्ट का नाम नहीं लिया है दोस्तों, राइट। मैंने नॉर्थ बोला, नॉर्थ वेस्ट बोला, सेंट्रल बोला, ईस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट बोला, लेकिन मैंने ऊपर आपको कहा कि सदर्न पेनिनसुला एज वेल एज साउथ ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो है हमारे को हीट वेव देखने को मिली है। यानी कि इस बार की हीट वेव यूनिक है इस सेंस के अंदर कि इस बार की हीट वेव का जो एक्सटेंस है या जो उसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो ज्यादा है, और ट्रेडिशनल CHZ के बाहर भी हमारे को हीट वेव देखने को मिली है। यहाँ पर जो है हीट वेव का प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है कि हीट वेव का डेफिनेशन क्या है कि अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जाता है तो उसको हीट वेव कहेंगे। अगर आप जो है कोस्ट में रह रहे हैं और टेम्परेचर 37 डिग्री के पार जाता है तो उसे हीट वेव कहेंगे, और अगर सपोज कर लीजिए आप हिल्स में रह रहे हैं और टेम्परेचर 30 डिग्री के पार जाता है तो उसे हीट वेव कहेंगे। हीट वेव को भी हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉर्मल हीट वेव एंड सीवियर हीट वेव दोस्तों। नॉर्मल हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर इज बियॉन्ड इज 4.5 to 6.4 डिग्री मोर देन नॉर्मल, तो उसको नॉर्मल हीट वेव कहेंगे दोस्तों। और सीवियर हीट वेव का मतलब ये है कि द टेम्परेचर करंटली 6.4 डिग्री देन व्हाट इट शुड बी, तो उसको जो है हम सीवियर हीट वेव कहेंगे दोस्तों। तो हीट वेव तो क्या है बता दिया, कहाँ है बता दिया, क्यों है, तो क्यों है कि दो सबसे मेजर कारण आपको मालूम होने चाहिए दोस्तों। एक तो है एल नीनो, एल नीनो का पूरा डेफिनेशन यहाँ पर दे रखा है जो कि आप पढ़ेंगे अपने आप से, राइट। और दूसरा चीज जो है वो है परसिस्टेंस ऑफ एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोनिक विंड पैटर्न अगर ब्लो होने लग रहा है तो उसको हम जो है एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स कहेंगे। अब ये एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स इंडिया का अगर मैं मैप बनाकर आपको बताऊं तो ये प्रकार का अगर मैं डायमंड बना दिया है और यहाँ पर मैंने एंटी साइक्लोन चला दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हवा यहाँ पर से यहाँ पर जा रही है और हवा यहाँ पर से यहाँ पर जा रही है, राइट। सो पॉइंट ये है कि लैंड टू वाटर एयर का जो है मूवमेंट हो रहा है, लैंड टू वाटर जो है विंड का मूवमेंट हो रहा है, तो राहत नहीं मिल रही है। बिकॉज जब आपकी एयर विंड जो है वाटर से एयर की तरफ आती है, यानी कि जो सी ब्रीज होती है, तो वो राहत लेकर आती है दोस्तों, राइट। वो टेम्परेचर को मॉडरेट करने के अंदर हेल्प करती है। बट जब आपकी लैंड ब्रीज चलती है और टिपिकली एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस के अंदर जो है हमारे को इस प्रकार का लैंड ब्रीज का प्रेवलेंस ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की जब लैंड ब्रीज चलती है तो जो राहत मिलनी चाहिए, राइट, वो राहत नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से जो है आपका टेम्परेचर और ज्यादा हाई रह जाता है। तो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स यानी कि हाई प्रेशर सिस्टम्स है जो कि इतने एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, इतने बड़े एरिया को ये कवर करते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एयर जो है फोर्सफुली सिंक डाउन होती है, और जब एयर फोर्सफुली सिंक डाउन होती है तो एक हीट पैदा होती है, और वो हीट की वजह से जो है गर्मी का जो है आपको आभास ज्यादा होता है दोस्तों, राइट। तो ये सारा का सारा मैटर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। सो व्हाट हैज बीन द एक्सटेंट ऑफ हीट वेव्स, उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, राइट। क्लाइमेटोलॉजिकली स्पीकिंग हीट वेव जो है 3 से 7 दिन
तक का उसका इफेक्ट आपको दिखाई देना चाहिए, 3 से 7 दिन का। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे कंट्री के अंदर सिचुएशन चल रही है, तो 14-14 दिन कंटिन्यूअसली जो है हीट वेव प्रकार की सिचुएशन चल रही है। केरला और सिक्किम जो देश जहां पर, जो स्टेट जहां पर हीट वेव का कोई ज्यादा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, वहां पर भी जो है हमारे को हीट वेव देखने को मिली है। और जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने भी यही प्रकार की रिपोर्ट, यही प्रकार के एनालिसिस दी है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों यहाँ पर कि हमारे को हीट वेव समझ में आनी चाहिए, और हीट वेव से जो बचाव करना है उसके बारे में बातचीत करनी आनी चाहिए दोस्तों। तो ऑलमोस्ट पूरा डिस्कशन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों वो है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब ये टॉपिक के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन इंडिया में इसीलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी गई थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो है एज वेल एज कांग्रेस ने इस मुद्दे को इलेक्शन के अंदर काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया दोस्तों। और इसी का डिस्कशन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। तो ये पूरा का पूरा मैटर A to Z जो है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर दोस्तों, राइट। तो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी है, और उस 9 जज बेंच को काम ये दिया गया है कि आप स्टडी करिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39(1), राइट। और आप बताइए कि वो 39(1) के अंदर कोई गुंजाइश है क्या, तो सारा मैटर मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रीएम्बल, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इन्हीं पार्ट्स के अंदर से हमारे राइट्स, हमारे वेलफेयर और सारी चीजों के बारे में जानकारी हमारे को मिलती है दोस्तों, राइट। सो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि जो 39B और C है दोस्तों, 39B और C, राइट, तो ये डीपीएसपी के आर्टिकल्स है पार्ट 4 के, और ये आर्टिकल्स बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, यानी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मैटर है वो क्लोजली एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक जस्टिस है, एंड इकोनॉमिक जस्टिस क्लोजली एसोसिएटेड विथ 39B एंड C है दोस्तों, राइट। तो अभी समझना ये पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है रिगार्डिंग जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है रिगार्डिंग वेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है रिगार्डिंग इनइक्वालिटी। इसको समझना जरूरी है, बिकॉज जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जाएगी, अल्टीमेटली उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को चलाना है दोस्तों, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी की। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बनके नया लागू हुआ, तो उसके अंदर आर्टिकल 19(1)(f मेंशन करा गया था दोस्तों, और आर्टिकल 19(1)(f के तहत प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी ओन करना, प्रॉपर्टी होल्ड करना एक फंडामेंटल राइट माना गया था दोस्तों। साथ ही साथ में था आर्टिकल 31 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता था कि अगर आप एज अ स्टेट, आप एज अ गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी अक्वायर करना चाहते तो आपको मुझे अप्रोप्रिएटली कंपनसेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये दोनों ही आर्टिकल्स जो है हमारे देश के अंदर हमारी सरकार के लिए एक प्रॉब्लम बन गए। प्रॉब्लम इस प्रकार से बन गए क्योंकि हमारी देश के अंदर हमारी सरकार को लैंड रिफॉर्म करना था, नेशनलाइजेशन करना था, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, ये सारी चीज करना है। लैंड रिफॉर्म मतलब अमीरों से, बड़े जमींदारों से लैंड लेके गरीबों को, लैंडलेस को बांटना है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जमीन खरीदनी है या जमीन अक्वायर करनी है, राइट। तो ये सारी चीजें करने के लिए भैया पैसा कहाँ से था? अगर आपका लैंड आपकी फंडामेंटल राइट है और अगर मैं आपसे वो लैंड ले रहा हूं तो मेरे को आपको अगर कंपनसेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं ये सब चीजों के लिए, तो फिर होगा कैसे? तो हमने क्या करा, अमेंडमेंट करा। अमेंडमेंट करके हमने क्या करा धीरे धीरे कि ये कंपनसेशन वाली बात को जो अमेंड करा, फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको फंडामेंटल राइट से हमने हटाकर जो है उसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, राइट। तो ये सब प्रकार के हमने चेंजेस करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, अमेंडमेंट्स द्वारा इंसर्ट करेगा इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31A इंसर्ट करा, और इसके अंदर ये बोला गया दोस्तों कि अगर सपोज कर लीजिए कि पार्लियामेंट ने अगर सपोज कर लीजिए कि कोई लॉ बनाया जाता है फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, राइट, तो उस लॉ को इनवैलिड नहीं करा जा सकता है ये बोल के कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। यानी कि मैं आपको आपका एस्टेट अक्वायर करने का लॉ बना रहा हूं तो लॉ लागू रहेगा दोस्तों। 31B भी यही कहता है कि एक 9th शेड्यूल बनाया हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अंदर कहा कि कोई भी लॉ बनाकर अगर हमने 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया है तो उस लॉ के ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उस लॉ का कोई एग्जामिनेशन नहीं हो सकता फ्रॉम द लेंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। ये प्रकार से हमने 9th शेड्यूल बनाया। ऑफ कोर्स कोएलो केस 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस प्रकार का आप प्रोविजन नहीं बना सकते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स बना दिया 9th शेड्यूल के नाम का कि उसके अंदर जो भी चीज छुपा दी उसको ऊपर जुडिशरी काम नहीं करेगी, आप इस प्रकार का ब्लैक बॉक्स नहीं बना सकते हैं, राइट।
फिर उसके बाद जो है 31C लाया गया 25th अमेंडमेंट द्वारा 1971 के अंदर। और इस 31C के अंदर जो है गवर्नमेंट ने ये क्या 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 कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 39B और 39C यानी इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के जो आर्टिकल्स हैं, उसके हेतु अगर कोई भी काम करा तो उस काम को इनवैलिड नहीं करा जा सकता, उस काम को नल एंड वॉइड नहीं करा जा सकता। यानी कि आर्टिकल 39B और C जो है सुप्रीम है, राइट, ऐसा जो है सरकार ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया आर्टिकल 39B एंड 39C इंपॉर्टेंट है, वी हैव एक्सेप्टेड दैट, राइट, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो 39B एंड 39C है इसके ऊपर चैलेंज अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस चैलेंज को सुनेगा जरूर। तो एज ऑफ नाउ की सिचुएशन ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, हर एक चीज के बारे में बता रखा है दोस्तों, राइट, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये बता रखा है कि अब जो प्रॉपर्टी है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज पर आर्टिकल 300A, वो फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों, राइट। अब करंट डिबेट क्या है, राइट, हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में हमारे को बात करनी है दोस्तों। अब देखिए 1947 से लेकर 1990 तक मोटा मोटी हमने सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करा, और 1991 से लेकर अभी तक हमने मोटा मोटी मान लीजिए मार्केट लेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करा। तो जब हम सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो कर रहे थे तो हमने लैंड रिफॉर्म्स करवाए, नेशनलाइजेशन करवाया, बहुत ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करी, एस्टेट ड्यूटी लगाई, इनहेरिटेंस टैक्स लगाया, वेल्थ टैक्स लगाया, कंपनीज को जो है टाइट रखने के लिए हमने मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लगाया। ये सारे हमारे हथकंडों के बावजूद जो है ना हम गरीबी को बहुत ज्यादा कम कर पाए, ना हम इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर पाए। लेकिन ये सारे प्रकार के जो स्टेप्स हमने उठाए, जैसे कॉन्फिस्केशन करा, जबरदस्ती हाई इनकम टैक्स कलेक्ट करा, जबरदस्ती टैक्सेस लगाए, जबरदस्ती कंपनियों के ऊपर रोक लगाई, इन सारे स्टेप्स उठाने की वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ गई, वो कहीं ना कहीं स्टाइफल हो गई, और लोगों ने जो है अपनी इनकम, अपनी वेल्थ को जो है चुराना छुपाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है उनसे उनकी कोई वेल्थ ले ना सके। फाइनली हमने जो है 1990s के अंदर हमने हमारी इन पॉलिसीज को चेंज करा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, हमने नए कंपटीशन एक्ट को लाया, हमने ये पुराने फालतू पेपर टैक्सेस को हटा दिया। जैसे एस्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स को मैं पेपर टैक्स इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये टैक्स के अंदर से कुछ आनी जानी तो होती नहीं है, खर्चा होता है वो अलग, राइट, यानी कि कुछ भी इसमें सरकार को कोई फायदा नहीं होता ये टैक्स कलेक्ट करने का प्रयास करने के अंदर। तो हमने एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी लाए। अब दोस्तों मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर कैसा होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि मेरी फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री कमाएगी तो प्रॉफिट मेरे पास आएगा, प्रॉफिट मेरे पास आएगा तो मैं वेल्दी होऊंगा, राइट, और वो हर साल होगा तो मेरी वेल्थ बढ़ती जाएगी। लेकिन सिंस मेरी फैक्ट्री चल रही है तो एटलीस्ट जॉब क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होंगे तो आपको जॉब मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा तो आप एटलीस्ट गरीबी की रेखा के ऊपर आओगे। तो जब आप मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर लेकर आते हो तो मेरी फैक्ट्री चलती है तो एडिशनल रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, तो आपको जॉब मिलती है, आपकी गरीबी कम होती है। लेकिन जब मेरी फैक्ट्री चलती है तो मैं भी कमाता हूँ, तो मैं काफी ऊपर चला जाता हूँ, आप भी ऊपर आते हैं, लेकिन मैं काफी ज्यादा ऊपर चला जाता हूँ, यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। और यही चीज जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के अंदर 10% ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन जो है 65% ऑफ द कंट्री की वेल्थ और 57% ऑफ द कंट्री की इनकम को जो है होल्ड करती है। वेराज की जो बॉटम 50% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है वो केवल 6.5% ऑफ कंट्रीज वेल्थ एंड केवल 15% ऑफ कंट्री की इनकम को होल्ड करती है दोस्तों, राइट। तो ये सारी तो प्रॉब्लम बातें हैं दोस्तों, राइट। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर एक बात आई सामने दोस्तों कि हर एक महिला जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है उस महिला को जो है, हर एक परिवार के अंदर से एक महिला को जो है 1 लाख रुपया पर एनम जो है दिया जाएगा, ताकि वो जो है अपने बेसिक एक्सपेंसेस एक्सेट्रा को जो है वो रख सके। अब यही सारी चीजों के ऊपर डिबेट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर ये है कि 9 जज बेंच को जो है गठित कर दिया गया है, और उस बेंच को ये कहा है कि जो आर्टिकल 39B है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर जो है, या उसके अंदर जो वर्ड यूज करा गया है, राइट, मटीरियल रिसोर्सेस, राइट, तो मटेरियल रिसोर्सेज वर्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है। आर्टिकल 39B ये कहता है कि मटेरियल रिसोर्सेज को आप इस प्रकार से रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सच दैट कि इकोनॉमिक जस्टिस का जो गोल है वो अचीव होगा। तो मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, किसके रिसोर्सेज, मेरे रिसोर्सेज, सरकार के रिसोर्सेज, अंबानी जी के रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज, किसके रिसोर्सेज की बात करी जाने लग रही है, राइट। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड दोस्तों। तो वे फॉरवर्ड के अंदर मैं आपको रघुराम राजन साहब की 2 बातें बताना चाहता हूं। उन्होंने ये सारी जब डिस्कशन चल रही थी तो उनकी तरफ से मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने स्टेटमेंट ये कहा कि आप
अमीरों को नीचे खींचने की जगह गरीबों को ऊपर धक्का मारने की कोशिश करिए, यानी कि जो गरीब है उसको जो है प्रोस्पेरिटी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करिए, ना कि किसी को नीचे खींचने की कोशिश करिए। और उन्हीं का बहुत पुराना एक पहले का कमेंट मुझे हमेशा याद आता है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको सेम स्टार्टिंग लाइन के ऊपर जो है रखना वो सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि उसका हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड का हो, ताकि इन फ्यूचर आगे बढ़कर उसको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का मौका मिल सके, राइट। तो ये प्रकार के ड्रैकोनियन टैक्सेस लगाना, ड्रैकोनियन स्टेप्स लेना जो है समझदारी का काम नहीं है। समझदारी का काम यह है कि सरकार को इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सही ढंग से काम करना चाहिए दोस्तों, राइट। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं मीथेन के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों मीथेन एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का जो है ग्लोबल वार्मिंग करवाने वाला ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। तो ये जो आर्टिकल है इसकी जिस्ट बहुत बढ़िया है, जिससे काम चल जाएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मीथेन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है दोस्तों कि वो ह्यूमंस द्वारा पैदा करी गई है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है कि वो ग्लोबल वार्मिंग करवा देती है दोस्तों, राइट। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी पैदा करती है उससे 28 गुना ज्यादा गर्मी जो है मीथेन पैदा करवा सकती है। तो मीथेन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता कहां से है? अब जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि पिछले 300 सालों के अंदर 3 गुना या काफी ज्यादा जो है मीथेन बढ़ चुकी है हमारे वातावरण के अंदर। तो मीथेन आई कहां से? तो आने के उसके दो मेन प्रोसेसेस है दोस्तों, एक तो बायोजेनिक मीथेन है और दूसरी थर्मोजेनिक मीथेन है। थर्मोजेनिक मीथेन का मतलब ये होता है कि आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने लग रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी एरिया के अंदर जो मीथेन ट्रैप हुई हुई है वो भी निकलकर बाहर आ जाती है, वो है थर्मोजेनिक मीथेन दोस्तों। और बायोजेनिक मीथेन ये है कि जो आपका कैटल है, जब आप कैटल को चराते हैं, कैटल को जब आप चराते हैं तो उसके अंदर का जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, राइट, उसके अंदर से भी मीथेन बाहर निकल कर आता है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि थर्मोजेनिक मीथेन से ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक जो है वो आपका जो है बायोजेनिक मीथेन है, जो कि कैटल एक्सेट्रा के अंदर से निकलकर आने लग रहा है। उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मुझे इस आर्टिकल्स में आपके सामने ये रखनी है दोस्तों कि ये जो मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में है, कितना है, इसका स्तर क्या है, एक्सेट्रा जो हम डिस्कशन करते हैं, तो इसका डेटा कहाँ से आता है? तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है दोस्तों कि ये सारी चीजों का डेटा जो है सैटेलाइट से लिया जाता है और फिर वो डेटा को लेकर उसके ऊपर मॉडलिंग करके एक जो मीथेन की जो मात्रा है उसका एक अनुमान लगाया जाता है, राइट। और कई बार ये अनुमान जो है ये गलत भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सब बच्चा जानता है कि मीथेन राइस फील्ड के अंदर से निकल कर आता है, मीथेन कचरे के डंप में से निकल कर आता है, मीथेन जो है 25 वेटलैंड्स के अंदर से मीथेन निकल कर आता है, राइट। लेकिन अगर किसी को भी पूछा जाए कि राइस फील्ड में से एग्जैक्टली कितना मीथेन निकल कर आया है, या फिर कचरे के डंप में से एग्जैक्टली कितना मीथेन निकल कर आया है, या फिर कितना मीथेन एग्जैक्टली कहां से निकल कर आया है, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोकल लेवल के ऊपर इसकी ज्यादा स्टडीज, ज्यादा मॉनिटरिंग हुई ही नहीं है दोस्तों। तो इस आर्टिकल का जो लास्ट पार्ट है वो यही कहता है कि हमारे को जो है जो सैटेलाइट लेवल का डेटा है उसको कोलैबोरेट करना चाहिए ग्राउंड लेवल स्टडीज से, तब जाके पुख्ता एविडेंस हमारे सामने आएगा। और एविडेंस सामने आए या ना आए, आप और मैं जरूर जानते हैं कि वेस्ट, लैंडफिल्स, राइस फील्ड, एंटेरिक फर्मेंटेशन, ऑयल एंड गैस, कोल, ये जो है मेजर कल्प्रिट्स है मीथेन के दोस्तों। इनके ऊपर हमारे को काम करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हम मीथेन के प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल के अंदर ला पाएंगे दोस्तों। उसके बाद साउथ एशियन डायस्पोरा जो है शायद प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सपोर्ट करने के लिए काफी आगे आ रहा है, इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में करी गई है। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, राइट। तो मैं आपको इस पूरे आर्टिकल की समरी बताना चाहता हूं दोस्तों, अच्छे से बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए 2024 एक बहुत ही अहम ईयर है वैक्सीनेशन का। क्यों अहम ईयर है वैक्सीनेशन का? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। दोस्तों 50 इयर्स हो चुके हैं सिंस द लॉन्च ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये जो ईपीआई है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में स्टार्ट करवाया था ताकि स्मॉल पॉक्स प्रकार की बीमारी को जो है इरेडिकेट करा जा सके। इंडिया के अंदर भी 1978 के अंदर ये प्रोग्राम आया था और इसी प्रोग्राम को जो है हमने रीनेम करा था 1985 के अंदर एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दोस्तों। तो इस प्रोग्राम को हम चलाने लग रहे हैं। जब 1974 में स्टार्ट करा था दोस्तों तो केवल 6 प्रकार की डिजीजेस के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन थे। एज ऑफ नाउ हमारे पास 13 प्रकार की डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन है, 17 प्रकार की एडिशनल डिजीजेस के अगेंस्ट हमारे पास भी वैक्सीन है और 125 प्रकार के पैथोजेंस के खिलाफ जो है हम वैक्सीन डेवलप करने का
प्रोसेस आगे बढ़ाने लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 50 सालों के अंदर शानदार प्रोग्रेस हमने ली है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, ये डीपीटी प्रकार की वैक्सीन है, राइट। इसका नाम आपने सुना होगा, डिप्थूरिया, परटूसिस, और एक और टी का नाम मैं भूल चुका हूं दोस्तों, टेटनस होगा या कुछ और होगा, माफ कर दीजिएगा मुझे। तो ये जो डीपीटी वैक्सीन है, इसके 3 डोजेज लगने चाहिए दोस्तों। तो 1970s के अंदर 5% बच्चे को जो है ये डीपीटी के 3 डोजेज लगते थे। अब 84% बच्चों को जो है डीपीटी के 3 डोजेज लगने लग रहे हैं दोस्तों। स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, पोलियो को ऑलमोस्ट हमने एलिमिनेट कर दिया है दोस्तों। इंडिया के अंदर 2019-21 के अंदर 76% ऑफ चिल्ड्रन को जो है डीपीटी की 3 डोजेज मिली थी दोस्तों। तो वैक्सीन इतना ज्यादा बढ़िया इनोवेशन है, इतना ज्यादा बढ़िया चीज है दोस्तों कि उसने हजारों लाइफ, लाखों लाइफ बचाई है, लोगों के हॉस्पिटल विजिट्स बचाए हैं, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है जो कि आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, कि अगर आपने वैक्सीन के प्रोग्राम के ऊपर 1 रुपया खर्च करा है तो आपको उसका 11 गुना रिटर्न मिलने लग रहा है, आपकी जनता की प्रोडक्टिविटी के अंदर, आपकी जनता की वेलबींग के अंदर, आपके जनता के लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ के अंदर, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रिड्यूस होने के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा दोस्तों, राइट। तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने लग रहा है। बावजूद ये सारी चीजों की जानकारी सबके पास है, बावजूद उसके हमने कई बार क्या देखा है कि वैक्सीनेशन के अंदर हमारे को ढीलापन देखने को मिलता है। जैसे यूनिसेफ ने जो है 2023 के अंदर हमारे को चेतावनी दी कि जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने हमारे को बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है मोर देन अ डेकेड के अंदर कि जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो डिक्लाइन हुआ है किसी भी साल के अंदर, राइट। तो ये प्रकार का सिचुएशन हमारे को जो है वापस से पैदा नहीं होने देनी चाहिए। तो हमारे को क्या करना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन की जो इंपॉर्टेंस है और वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट है उसको हम ज्यादा और आगे जाके लेकर जा सके। तो सबसे एक अच्छी चीज इस आर्टिकल में ये बता रखी है कि बहुत लोगों को गलतफहमी की जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगाई जाती है। वैक्सीन हमेशा अडल्ट्स के लिए भी थी दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कई एग्जांपल्स दिए हैं कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, एंटी रेबीज की वैक्सीन, प्लेग की वैक्सीन, कोलेरा टाइफॉइड की वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन अडल्ट्स के लिए बनी। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि जब यूनिवर्सल प्रकार का प्रोग्राम चलाना था और हमारी सरकारों के पास पैसा नहीं था और ये डिसाइड करना था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी चिल्ड्रन को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सबसे कमजोर होता है और अगर उनको बचपन में बीमारी पकड़ लेगी तो उनका फर्दर डेवलपमेंट कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को देना हमने स्टार्ट करा था। लेकिन आज के दिन हमारी सरकारों के पास पैसा है, आज के दिन हमारे पास रिसोर्स है, ताकत है, तो हमारे को क्या करना चाहिए कि जो वैक्सीन का जो प्रेवलेंस है या जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो अडल्ट्स के अंदर भी हमारे को देना स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो जैसे ही आप अडल्ट्स को वैक्सीन देना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। बच्चों का भी वैक्सीनेशन का स्तर इंप्रूव होने लग जाएगा, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ जाएगी और जो ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन का जो डिजीज बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। तो इंडिया ने इसके अंदर ऑलरेडी अच्छी स्टार्ट ले ली है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अनाउंस करा कि जो टीनेज गर्ल्स है उनको हम लोग एचपीवी वैक्सीन देंगे। उसके अलावा एंटागी जो है वो एक डिसीजन ले और सबको वैक्सीन करवा के फ्री करवा कर देते तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। उसके अलावा एक बार एंटागी का और गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आ गया तो फिर जनता जो है ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन करवाना स्टार्ट कर देगी, राइट। और सरकार को क्या करना चाहिए कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एजेंसी के माध्यम से जो है ये जो लोगों का गलत फहमी है, जो बहम है कि जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए, प्रकार के बहम को हमारे को जो है हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बार हमारे अडल्ट्स में अवेयरनेस आ जाएगी तो बच्चों के लिए ऑटोमेटिकली हमारे को जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यही ये आर्टिकल बताने लग रहा है दोस्तों कि अब जैसे 2023 के अंदर इंडिया ने पायलट इनिशिएटिव लॉन्च करा था अडल्ट बीसीजी वैक्सीन का, ताकि इंडिया से टीबी को जो है कंप्लीटली हराया जा सके, टीबी मुक्त भारत बनाया जा सके। तो इसी प्रकार के मुहिम्स को, इसी प्रकार के प्रोग्राम्स को जो है हमारे को आगे लेकर जाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए दोस्तों, राइट। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है रिगार्डिंग लेबर स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। इस आर्टिकल की बेसिक समरी ये है दोस्तों कि इंडिया के अंदर कई सारी गलतफहमियां हैं, कई सारी अफवाहें हैं, कई सारे नोशंस हैं कि इंडिया के लेबर लॉज बहुत रिजिड है, इंडिया का लेबर का सिनारियो बहुत खराब है, उसकी वजह से बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान रहता है, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट काम नहीं कर पाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, और ये प्रकार की बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। ऐसी बहुत सारी बातें मीडिया के अंदर फैलाई जाती है। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इन बातों का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है कि लेबर की वजह से क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और डेटा एक बार कलेक्ट होकर सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है दोस्तों। तो ये एमडीआई गुड़गांव के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर की ये एक लिखी हुई आर्टिकल है। उसमें ये लोग यही बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स एंड लेबर मार्केट है, यानी कि IRSLM है,
तो इस IRS LM के बारे में जो है हमारे को डेटा गैदर करना चाहिए। अब इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत ही प्यारी बात ये बताई गई है कि इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन, आउटपुट एक्सेट्रा का डेटा तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के माध्यम से बढ़िया इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन जो लेबर ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, उसको जो डेटा इकट्ठा करना चाहिए रिगार्डिंग लेबर, तो वो डेटा उतना अच्छा इकट्ठा होता नहीं है दोस्तों। और जो थोड़ा बहुत डेटा इकट्ठा होता है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा इकट्ठा होता है, यानी कि जो लॉस पालन करने के प्रोसेस के अंदर जो डेटा इकट्ठा हो जाता है, कंपनी से जो डेटा आता है बस वही डेटा इकट्ठा होता है। उसके अलावा जो कंपोजिशन ऑफ डेटा है, स्कोप ऑफ डेटा है, क्वालिटी ऑफ डेटा है, उसके अंदर हमारे को कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है पिछले 30, 40, 50 सालों के अंदर, राइट। हमारे को सुनने को ये मिला है इंस्पेक्टर राज है, हमारे को सुनने को ये मिला है कि लेबर यूनियन खराब है, हमारे को सुनने को ये मिला है स्ट्राइक्स खराब है, लेकिन कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो फिर जो प्रोफेसर साहब है वो क्या कह रहे हैं, तो वो ये कहने लग रहे हैं दोस्तों कि बॉस सबसे पहला काम करना क्या करना चाहिए कि ट्रेड यूनियंस को जो है प्रॉपर डेटा इकट्ठा करना चाहिए, रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए कि कितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं, कितने इंस्पेक्शन होने चाहिए, कितने हो रहे हैं, कितने इंस्पेक्टर आने चाहिए, कितने इंस्पेक्टर आ रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी से इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी से इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, ये सारा डेटा इकट्ठा होना चाहिए। बिकॉज रियलिटी तो ये है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जितने नंबर ऑफ लेबर इंस्पेक्टर्स होने चाहिए उतने नंबर ऑफ लेबर इंस्पेक्टर्स है नहीं, राइट। और जो एक्चुअल विजिट्स होने चाहिए वो एक्चुअल विजिट्स होते नहीं है, और उसके बावजूद हमने जो है मतलब इमेज बना दी है कि इंस्पेक्टर राज हो रहा है, इंस्पेक्टर राज हो रहा है। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डेटा के बेसिस पे होना चाहिए, तो डेटा सबसे पहले इकट्ठा करा जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और चीज ये बताई जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्ट्री स्टार्ट कर ली, राइट, तो नियम का ये बोलता है कि मैं वर्करों को अगर सपोज कर लीजिए कि एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा मेरे पास मजदूर है, तो मैं मजदूरों को रिट्रेंच नहीं कर सकता हूं, उन्हें फायर नहीं कर सकता हूं विदाउट द गवर्नमेंट्स परमिशन, राइट। ये कानून कहता है, राइट। तो ये प्रोफेसर साहब यही कह रहे हैं दोस्तों कि आप पहले तो जो है ना डेटा निकलवाइए, डेटा गैदर करिए कि कितने केसेस के अंदर जो है आदमी काम बंद नहीं कर पाया है या मजदूर को फायर नहीं कर पाया है। तो जैसे ही आप डेटा निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक हवा की प्रॉब्लम है, रियलिटी में प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि अब जैसे स्ट्राइक्स को लोग बुरा मानते हैं कि स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन लॉस होता है, स्ट्राइक की वजह से बहुत हानि हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक है लॉकआउट, जो कि मैनेजमेंट करती है कि वर्करों को बाहर लॉकआउट कर दिया, वो काम पे आ रहे हैं, उनको बोला कि काम पे मत आओ, काम नहीं है, राइट। तो इन्होंने बोला कि स्ट्राइक्स को तो आपने बंद करवा दिया है, जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है उसके मुताबिक लीगली स्ट्राइक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया है। बट व्हाट अबाउट लॉकआउट? लॉकआउट तो बहुत ज्यादा हार्म करता है, लेबर को भी हार्म करता है और प्रोडक्शन को भी हार्म करता है। तो कैपिटलिस्ट फैक्ट्री बंद कर दे तो चलेगा, लेकिन मजदूर फैक्ट्री बंद करे तो नहीं चलेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं डायकोटमी है। तो इस आर्टिकल के अंदर फिर एक और बहुत अच्छी बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि इंडिया ने जो है ना ILO के कन्वेंशन को रेटिफाई करा है, सच एज लेबर स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन, लेबर इंस्पेक्शन स्टैटिस्टिक्स वैलिड होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर डेटा बनेगा, उसके बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। और ये जो हम अफवाह फैलाने लग रहे हैं या जो नेगेटिव परसेप्शन लेकर हमारा चलने लग रहे हैं रिगार्डिंग लेबर सिचुएशन इन इंडिया, इसको हमारे को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो ये था मेरा आज का सबमिशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।